स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का जो अपना सिलेबस है, अब बिल्कुल संशोधित हुआ सिलेबस, उसको देखते हैं। टोटल कितने नंबर से, कौन से सेक्शन से कितने कितने नंबरों से आएंगे या कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे विषय अपना हिंदी है, कक्षा 10 का खंड अ अपना बहुविकल्पी प्रश्न आता है जो कि 20 नंबरों का होता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आता है। जैसे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो हिंदी गद्य का विकास होता है उसका हम लोग संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। केवल और केवल शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग का, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग का हम लोग हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। फिर इसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देखा जाएगा, जो कि रीतिकाल एवं आधुनिक काल का ही केवल देखेंगे हम लोग। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय रीतिकाल एवं आधुनिक काल को देखेंगे। और हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय अपना 5 नंबरों का आता है, यानी ये 5 क्वेश्चन रहेंगे, सभी एक एक नंबर के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पद्य के विकास का भी जो है संक्षिप्त परिचय रीतिकाल एवं आधुनिक काल से ही आएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबरों का रहेगा। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी काव्यों की जो भी शोभा बढ़ाते हैं, जैसे उसमें से अपना आएगा रस। इसमें हम लोग रस को देखेंगे। रस में केवल और केवल हम लोग हास्य एवं करुण रस को देखेंगे। और इसके बाद आता है, इसमें हम लोग देखेंगे परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान के साथ देखेंगे। फिर इसके बाद अलंकार को देखेंगे। अलंकार में हम लोग केवल अर्थालंकार ही देखेंगे, शब्द अलंकार को नहीं। तो अर्थालंकार ही हम लोग केवल पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार में जैसे अपना उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा ही आता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं इसके, और इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद अपना आता है छंद, सोरठा एवं रोला। छंद, सोरठा एवं रोला को देखेंगे। इसके केवल लक्षण एवं उदाहरण को ही हम लोग देखेंगे। और इन तीनों में से सभी एक एक नंबर के आएंगे और एक एक क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं कि 4th क्वेश्चंस क्या रहेगा इसमें। चौथे क्वेश्चन में अपना रहेगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे शब्द रचना के तत्व, हिंदी व्याकरण में अपना शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में पहला रहेगा उपसर्ग। उपसर्ग केवल और केवल हम लोग देखेंगे अ, अन, आदि, अप, अनु, उप, स, नेर, आभि, परि, शु इत्यादि, सभी को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। फिर इसके बाद सभी एक एक नंबर के रहेंगे। फिर इसके बाद समास। समास में हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। उसके बाद बहुब्रीहि समास, इन्हीं 4 समासों को देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द। तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। फिर इसके बाद अपना आता है 5वां संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण ये भी 1 नंबर का रहेगा। इसमें सर्वनाम जैसे तद और युष्मत का, सर्वनाम तद और युष्मत का देखेंगे। फिर छठा रहेगा अपना वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप को देखेंगे। उसके बाद वाच्य देखेंगे, उसका प्रयोग और वाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। फिर पद परिचय को देखेंगे, जैसे विकारी एवं अविकारी शब्दों को। फिर इसके बाद खंड बा, जो अपना वर्णनात्मक प्रश्न होता है। खंडवा से जैसे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा, सभी 2-2 नंबरों के रहेंगे, टोटल 6 नंबरों का। फिर पद्य हेतु आधारित निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन रहेगा, सभी 2-2 नंबरों के रहेंगे। फिर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद होगा, जो कि 2+3 नंबर अर्थात 5 नंबर का रहेगा। अगर संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और उसका अनुवाद लिखेंगे तो 3 नंबर। फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ये भी 2+3 मार्क्स का रहेगा। फिर निर्धारित खंड का विषय कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, ये 1 प्रश्न रहेगा, 3 नंबरों का। फिर निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम। जैसे गद्य खंड से किसी एक लेखक का नाम लिखना होगा और लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखना होगा, और वहाँ से हमें 5 नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय 3 नंबरों का होगा, 2 नंबर रचनाओं से होंगे। फिर निर्धारित पद्य खंड से भी जो अपने पोएट होंगे
उनका हमें जीवन परिचय लिखना होगा। उनकी प्रमुख एक रचनाओं का नाम या प्रमुख रचनाएं जितना भी कहा जाए उसको लिखेंगे। ये भी अपना आएगा 3+2 अर्थात 5 नंबरों का। फिर संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, हाँ ये अपना एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबरों का रहेगा। एक हमें श्लोक रटना होगा और उसी को वहाँ पर लिखना होगा। फिर हमें लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन भी होगा यहाँ से। फिर अगला अपना है संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको लिखना, फिर पत्र लिखना होगा। फिर संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना होता है। सब 1-1 नंबरों के होंगे अर्थात क्वेश्चन आंसर रहेगा। फिर लास्ट में हमें 10वां रहेगा निबंध करना होगा। तो निबंध कहाँ कहाँ से आएगा, जैसे वैज्ञानिक पर, सामाजिक, फिर धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित यही विषय होगा और इसी पर निबंध आता है। किसी में से 1, 2 से 3 देगा, हमें किसी एक जो है टॉपिक पर निबंध लिखना होगा। अब यहाँ से शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा होगी जो कि अगस्त माह में होगी, ये अपना 10 नंबरों का होगा। फिर द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होगी जो कि दिसंबर माह में होगा, ये भी 10 नंबरों का होगा। फिर तीसरा जो है 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, ये भी 10 नंबरों का होगा। प्रथम मासिक परीक्षा जैसे MCQ होगा मई माह में, फिर द्वितीय मासिक परीक्षा जुलाई माह में, तृतीय मासिक परीक्षा नवंबर माह में, चतुर्थ मासिक परीक्षा दिसंबर माह में। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए, ये होगा। फिर यहाँ से निर्धारित पाठ्यवस्तु में अपना जो गद्य हेतु होगा, गद्य में अपना पहला मित्रता जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल, ममता इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। फिर अजंता भगवत शरण उपाध्याय, क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जय प्रकाश भारती। फिर इसके बाद काव्य में सूरदास ये पद हैं, तुलसीदास धनुष भंग, वन पथ पर। फिर रसखान सवैये हैं, कवित्व हैं, बिहारी लाल का भक्ति नीति है, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर। फिर महादेवी वर्मा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा जवानी, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र आनंद है युवा जंगल, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, केदारनाथ सिंह नदी। फिर संस्कृत हेतु में संस्कृत में हम लोग क्या देखेंगे, वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरुणि श्वेत केतु समाद जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीण केन किम वर्धते अन्योक्ति विलास। खंड काव्य से जिलेवार, खंड काव्य के लिए खंड काव्य में जिला वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन से जिले में कौन कौन से लगते हैं। जैसे मुक्तिदूत जो है प्रकाशक का नाम अपना अशोक कुमार अग्रवाल 43 चाहचंद है। और अनुदानित जिले यानी किस किस जिले में मुक्तिदूत लिखा जाएगा, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, इन सभी जिलों में मुक्तिदूत वाली कहानी लिखी जाएगी। फिर ज्योति जवाहर जो है मोहन प्रकाशन जवाहर नगर कानपुर, ये जो हैं कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, ये इस ज़िले में ज्योति जवाहर चलेंगे। फिर अपना होगा अग्रपूजा हिंदी भवन 63 टैगोर टाउन टैगोर नगर प्रयागराज, यहाँ पे जो है अग्रपूजा प्रयागराज में, आजमगढ़ मथुरा, ये वाले अग्रपूजा खंड काव्य लिखेंगे। फिर मेवाड़ मुकुट जो है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, जय सुभाष लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद,
बांदा, झांसी, हरदोई। मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। कर्ण, कर्ण जो है अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। कर्मवीर भरत, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। फिर आगे देखेंगे तुमुल, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं। ये हैं अपने टोटल हिंदी के सिलेबस और इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और सभी टॉपिक वाइज आपको कंटेंट दिए भी जाएंगे। आइए आज हम लोग इसी वीडियो में हम लोग कुछ लेखकों के लेखक की रचनाएं और उनकी कौन सी विधा है इसी वीडियो में देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को भी इसी वीडियो में देखेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम कक्षा 10 के हिंदी के जो अपने 10 नंबर के आते हैं प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं जो अपने 10 नंबर के आते हैं उनको पूरा डिटेल में देखते हैं और उनकी रचना उन लेखक को देखेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे और उनमें कौन सी विधा है इसको भी देखेंगे। जैसे अपने लेखक हैं गोकुलनाथ, इनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, इनकी विधा है वार्ता साहित्य। फिर है गोकुलनाथ 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी है अपनी विधा वार्ता साहित्य। विट्ठलनाथ की रचना है श्रृंगार रचना मंडन, इनकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। बैकुंठमणि शुक्ल, इनकी रचना है वैशाख महात्म्य, इनकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। बैकुंठमणि शुक्ल अगहन महात्म्य, इनकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। नाभादास, इनकी रचना है अष्टायाम और इनकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। फिर अपने हैं बनारसी दास, इनकी रचना है बनारसी विलास और इनकी जो विधा है ब्रजभाषा गद्य है। फिर है वैष्णव दास, इनकी रचना है भक्तमाल प्रसंग, इनकी विधा है ब्रजभाषा गद्य। फिर अपने लेखक है कवि गंग, जिनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, इनकी विधा है खड़ी बोली गद्य। फिर है राम प्रसाद निरंजनी, इनकी रचना है भाषा योग वशिष्ठ, इनकी जो विधा है खड़ी बोली गद्य है। फिर अपने दौलत राम हैं, जिनकी रचना है पद्म पुराण, इनकी जो विधा है भाषानुवाद है। फिर मथुरानाथ शुक्ल, इनकी रचना है पंचांग दर्शन, इनकी विधा है ज्योतिष ग्रंथ का भाषानुवाद। फिर मुंशी ईसाल लाखा हैं, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी और इनकी जो विधा है कहानी है। फिर मुंशी सदा सुखलाल हैं, इनकी रचना है सुख सागर और इनकी जो विधा है खड़ी बोली गद्य है। फिर लल्लू लाल हैं, जिनकी रचना है प्रेम सागर और इनकी विधा है कहानी। फिर लल्लू लाल, इनकी रचना है माधव विलास और इनकी जो विधा है ब्रजभाषी गद्य है। फिर अपने लेखक हैं सदल मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोप आख्यान और इनकी जो विधा है आख्यान है। फिर देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन जो खत्री हैं, इनकी रचना है चंद्रकांता और इनकी जो विधा है उपन्यास है। फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनकी रचना है राजा भोज का सपना और ये एक कहानी है। फिर राजा लक्ष्मण सिंह, इनकी रचना है शकुंतला और इनकी जो विधा है एक नाटक है। फिर गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनकी जो रचना है नहुस है और यह एक नाटक है। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी रचना है इंदुमती और यह एक कहानी है। फिर किशोरी लाल गोस्वामी, इनकी एक और रचना है सुल्ताना और यह एक उपन्यास है। फिर श्रीनिवास दास, इनकी रचना है परीक्षा गुरु और यह भी एक उपन्यास है। फिर स्वामी दयानंद और इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश, यह एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी इनकी जो विधा है धार्मिक ग्रंथ है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना है अंधेर नगरी और नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक और रचना सत्य हरिश्चंद्र है और जिनकी विधा है नाटक। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है भारत दुर्दशा है, यह भी एक नाटक ही है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, यह भी एक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है दिल्ली दरबार दर्पण, यह एक है अपना निबंध संग्रह। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के है मदालसा, इनकी रचना है और इनका जो विधा है निबंध संग्रह। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो रचना है सुलोचना है और जो इनका जो है विधा है निबंध संग्रह है।
फिर प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है भारत दुर्दशा, यह एक नाटक है। फिर प्रताप नारायण मिश्र, इनकी जो रचना है वह हठी हम्मीर है, यह भी एक नाटक ही है। फिर प्रताप नारायण मिश्र की एक और रचना कलि कौतुक है, जो एक पद्य नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र की एक और रचना संगीत शाकुंतल है, जो कि एक नाटक है। फिर प्रताप नारायण मिश्र का जो रचना है वह है हमारा कर्तव्य और युग धर्म, यह एक निबंध है। फिर आते हैं अपने श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है रूपक रहस्य और एक आलोचना है। श्याम सुंदर दास की एक और रचना साहित्य आलोचना है, साहित्य आलोचन है, यह एक आलोचना है। फिर श्याम सुंदर दास की एक और रचना हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, जो कि एक इतिहास है, इनकी जो विधा है। श्याम सुंदर दास की एक और रचना है भाषा विज्ञान, जिनकी विधा भाषा विज्ञान है। फिर श्याम सुंदर दास की एक और रचना भाषा रहस्य है, जिनकी विधा भाषा विज्ञान है। फिर श्याम सुंदर दास की एक और रचना वैज्ञानिक कोश है, जिनकी विधा जो है कोश है। फिर अपने श्याम सुंदर दास, इनकी जो रचनाएं हिंदी शब्द सागर हैं, इनकी विधा कोश है। फिर अपने आते हैं प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र की रचना जो है गोदान है, यह एक उपन्यास है। फिर प्रेमचंद्र की एक और रचना गबन है, जो भी एक उपन्यास है। प्रेमचंद्र की एक और रचना कर्मभूमि है, जो कि उपन्यास है। और ये तीनों के तीनों यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये 2012 में आया है, ये 2011 और 15 में, ये 2011 में है। फिर प्रेमचंद्र की एक और रचना है रंगभूमि, जो कि एक उपन्यास है। फिर प्रेमचंद्र की एक और रचना है सेवा सदन, यह भी एक उपन्यास ही है। फिर प्रेमचंद्र की एक और रचना है प्रेमाश्रम, जो कि भी एक उपन्यास है। प्रेमचंद्र निर्मला, यह भी एक उपन्यास है। फिर प्रेमचंद्र की एक और रचना है करबला, जो कि एक नाटक है। फिर प्रेमचंद्र की एक और रचना प्रेम की विधि है, जो कि एक नाटक है। प्रेमचंद्र की एक और रचना संग्राम है, जो कि एक नाटक है। प्रेमचंद्र की एक और रचना इसमें हम लोग देखेंगे, जो कि मानसरोवर है, जो 8 भाग हम लोग इसे कहते हैं, जो एक कहानी संग्रह है। फिर प्रेमचंद्र की एक फेमस है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, पूस की रात, यह भी एक कहानी है, एक विधा है। प्रेमचंद्र की एक और रचना प्रेमांजलि है, जो कि एक कहानी है। प्रेमचंद्र जी की एक और रचना है कुछ विचार, यह एक है अपना निबंध। निबंध इनकी जो है विधा है। फिर लेखक हैं वियोगी हरि, इनकी जो रचना है प्रार्थना है। फिर गद्य काव्य है। वियोगी हरि श्रद्धाकण है, इनकी जो विधा है गद्य काव्य है। वियोगी हरि अंतर्नाद है, जिनकी विधा जो है गद्य काव्य है। वियोगी हरि उद्यान, इनकी रचना है, जो कि क्या है, एक उपदेश है। फिर वियोगी हरि गांधी जी का आदर्श है, जो कि एक उपदेश है। फिर वियोगी हरि इनकी रचना भावना है, जो कि भी एक उपदेश है। वियोगी हरि एक बुद्धवाणी है, जो कि एक उपदेश है। वियोगी हरि तरंगिणी, इनकी जो है ये क्या है, अपना गद्य गीत है। फिर वियोगी हरि की पाव भर आटा, ये एक गद्य गीत है। फिर वियोगी हरि की एक और रचना मंदिर प्रवेश, ये एक धर्म है। फिर वियोगी हरि की एक और रचना पगली, जो कि गद्य गीत है। फिर वियोगी हरि की वीर हरदौल, एक नाटक है। वियोगी हरि की छद्म योगिनी, यह एक नाटक है। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, ये एक आत्मकथा है। वियोगी हरि इनकी जो रचना है विश्व धर्म है, यह एक निबंध है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे हरिभाऊ उपाध्याय बापू के आश्रम में, ये एक संस्मरण है। फिर हरिभाऊ उपाध्याय सर्वोदय की बुनियाद, ये एक निबंध है। फिर हरिभाऊ उपाध्याय पुण्य स्मरण, यह एक संस्मरण है। फिर हरिभाऊ उपाध्याय के साधना के पथ पर, यह एक जीवनी है। फिर हरिभाऊ उपाध्याय स्वतंत्रता की ओर, यह एक निबंध है। हरिभाऊ उपाध्याय हमारा कर्तव्य और युग धर्म, यह एक निबंध है। आगे देखते हैं, अब आइए हम लोग देखते हैं गुलाब राय, ये मेरे निबंध, ये एक निबंध है। फिर गुलाब राय इनकी रचना नर से नारायण, ये भी एक निबंध है। गुलाब राय ठल्लुआ क्लब, यह भी एक निबंध है।
गुलाब राय मेरी असफलताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2009, 10, 11, 14 और 16 में आया हुआ है। यह भी एक अपनी आत्मकथा है। गुलाब राय मन की बातें, ये एक निबंध है। गुलाब राय काव्य के रूप, ये एक आलोचना है। गुलाब राय सिद्धांत और अध्ययन, ये भी एक आलोचना है। गुलाब राय राष्ट्रीयता, ये भी एक आलोचना है। फिर गुलाब राय हिंदी नाट्य विमर्श, यह भी एक आलोचना है। आगे देखते हैं हम लोग गुलाब राय की ही। गुलाब राय ये अध्ययन और आस्वाद हैं, ये भी एक आलोचना है। गुलाब राय हिंदी काव्य विमर्श, ये भी एक आलोचना ही है। फिर गुलाब राय ये एक नवरस है, जो कि एक आलोचना है। गुलाब राय हिंदी साहित्य का शुभोध इतिहास, यह भी एक इतिहास है। गुलाब राय आलोचक रामचंद्र शुक्ल, यह एक आलोचना है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं विनोबा भावे की। तो विनोबा भावे इनकी जो रचना है गीता प्रवचन, ये एक निबंध है। विनोबा भावे इनकी एक और रचना गंगा है, जो कि एक निबंध है। विनोबा भावे स्थित प्रज्ञ दर्शन निबंध है। विनोबा भावे भूदान यज्ञ, यह भी एक निबंध ही है। विनोबा भावे जीवन और शिक्षण, ये एक निबंध है। विनोबा भावे गांव सुखी हम सुखी, ये एक निबंध है। विनोबा भावे आत्मज्ञान और विज्ञान, यह एक उपदेश है। फिर विनोबा भावे की आत्मज्ञान और विज्ञान, यह भी एक उपदेश ही है। विनोबा भावे इनकी जो रचना है विनोबा के विचार, यह भी एक उपदेश ही है। विनोबा भावे राजघाट की सन्निधि में, ये एक संस्मरण है। विनोबा भावे चिरतारूढ़ की साधना, यह एक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, ये एक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह, यह भी एक निबंध ही है। आइए और आगे भी देखते हैं। आगे जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये एक कुटज है, जो कि एक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता, ये भी एक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनः नमा, यह एक भी उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, यह एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी चारु चंद्र लेख, यह भी एक उपन्यास ही है। आइए और आगे की तरफ चलते हैं और भी देखते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनामदास का पोथा, यह भी एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, यह भी एक इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी एक इतिहास ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर साहित्य, यह भी एक आलोचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी रचना कबीर, जो कि एक आलोचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु नानक देव, ये एक आलोचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य, यह भी एक आलोचना ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ सिद्धों की बानियाँ, यह एक आलोचना है। फिर महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ, यह एक निबंध है। महादेवी वर्मा क्षणदा निबंध, क्षणदा ये एक निबंध है। महादेवी वर्मा विवेचनात्मक गद्य, यह एक निबंध है। फिर महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, ये एक संस्मरण और रेखाचित्र है। महादेवी वर्मा इनकी जो रचना है स्मृति की रेखाएं, ये संस्मरण और रेखाचित्र हैं। महादेवी वर्मा मेरा परिवार संस्मरण और रेखाचित्र है। महादेवी वर्मा पथ के साथी, ये एक संस्मरण और रेखाचित्र है। आइए और आगे भी देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। राम वृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। ये एक उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी चिता के फूल, ये एक कहानी है। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें 2015 में आया हुआ क्वेश्चंस है। ये एक रेखाचित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी ये अम्बपाली नाटक है, ये अम्बपाली है, ये जो कि इनका एक नाटक है। राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें, ये इनकी रचना है और यह एक संस्मरण है। आइए और आगे भी हम लोग देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूँ और गुलाब, ये एक निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, ये एक यात्रा वर्णन है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चंस है। और ये गेहूँ और गुलाब जो रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की, यह 2016 में भी आया हुआ था। और उसके बाद श्री राम शर्मा, इनकी रचना सेवाग्राम की डायरी, ये एक संस्मरण है। श्री राम शर्मा सन 42 के संस्मरण, यह भी एक संस्मरण है।
श्री राम शर्मा ये एक शिकार है जो कि शिकार साहित्य है। श्री राम शर्मा प्राणों का सौदा ये भी एक शिकार साहित्य है। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा यह भी एक शिकार साहित्य है। श्री राम शर्मा जंगल के बीच इनकी श्री राम शर्मा की रचना है। इनकी जो विधा है शिकार साहित्य है। अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, जैसे काका कालेलकर की जो एक था जीवन का काव्य, ये एक निबंध है। काका कालेलकर ये एक इनकी जो रचना सरोदय है, ये भी एक निबंध है। काका कालेलकर ये इनकी जो रचना जीवन लीला है, ये एक आत्मचरित है। फिर काका कालेलकर इनका जो है हिमालय प्रवास 2015 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक यात्रा वृत्त है। फिर काका कालेलकर की एक और रचना लोक माता है जो कि एक संस्मरण है। काका कालेलकर की एक और रचना यात्रा वृत्त है। फिर काका कालेलकर उस पार के पड़ोसी इनकी रचना है जो कि एक यात्रा वृत्त है। फिर काका कालेलकर इनकी जो संस्मरण है रचना है, एक संस्मरण है। फिर काका कालेलकर की एक और रचना बापू की झांकियाँ, यह भी एक संस्मरण ही है। फिर विनय मोहन शर्मा इनकी जो रचना है साहित्य अवलोकन, ये भी एक निबंध है। फिर विनय मोहन शर्मा की रचना दृष्टिकोण है जो कि एक निबंध है। विनय मोहन शर्मा की एक और रचना दक्षिण भारत की एक झलक, एक निबंध है। 2011 और 2018 के बोर्ड के पेपर में आए हुआ क्वेश्चंस है। फिर विनय मोहन शर्मा जो है साहित्य अवलोकन, ये भी 2017 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। फिर विनय मोहन शर्मा साहित्य शोध समीक्षा जो कि एक आलोचना है। फिर विनय मोहन शर्मा भाषा साहित्य समीक्षा जो कि एक आलोचना है। फिर विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग, यह एक संस्मरण और रेखाचित्र है। आइए और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं, जैसे विनय मोहन शर्मा कवि प्रसाद कृत आंसू और अन्य कृतियाँ जो कि एक इनकी एक आलोचना है। फिर विनय मोहन शर्मा की एक और रचना हिंदी को मराठी संतों की देन, ये एक शोध है। फिर विनय मोहन शर्मा शोध प्रवृत्ति, यह भी एक शोध है। फिर विनय मोहन शर्मा इनकी जो रचना है व्यावहारिक समीक्षा, यह भी एक शोध है। फिर विनय मोहन शर्मा की एक और रचना हिंदी गीत गोविंद है जो कि एक शोध है। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की जो है एक रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य जो कि एक आलोचना है। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ये एक भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचना है जो कि एक आलोचना है। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की एक और रचना 20वीं शताब्दी जो कि हिंदी साहित्य है, नए संदर्भ की आलोचना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय फोर्ट विलियम कॉलेज इनकी विधा जो है आलोचना है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, यह भी एक इतिहास ही है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, यह भी एक इतिहास ही है। अब हम लोग धर्मवीर भारती जी को देखते हैं कि इनकी रचना और विधा कौन सी है। तो धर्मवीर भारती में गुनाहों के देवता इनकी जो विधा है उपन्यास है और ये 2011 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी का सूरज का सातवां घोड़ा 2010, 2011, 2015 और 2016 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो कि एक उपन्यास है। फिर धर्मवीर भारती की जो है नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की एक और रचना नदी प्यासी थी 2010 और 2011 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि एक नाटक है। धर्मवीर भारती अंधा योग, धर्मवीर भारती जी की एक और रचना है अंधा योग जो कि एक नाटक है, 2011 के क्वेश्चन पेपर बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर धर्मवीर भारती की एक और रचना है कहानी जो कि एक अन्य कहानी है। फिर धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का एक और रचना ठेले पर हिमालय जो कि एक निबंध है। फिर धर्मवीर भारती की एक और रचना है पश्यंती जो कि एक निबंध है। धर्मवीर भारती की एक और रचना नीली झील जो कि एक अपनी क्या है एकांकी है। फिर धर्मवीर भारती जी की एक और रचना मानव मूल्य और साहित्य, यह एक आलोचना है। धर्मवीर भारती की एक और रचना चाँद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती की एक और रचना चाँद और टूटे हुए लोग, यह एक कहानी संग्रह है। आइए
और इसी सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी को देखते हैं कि इनकी रचनाएं और उनकी विधा कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम लोग मोहन राकेश को देखेंगे, फिर माखनलाल चतुर्वेदी को देखेंगे, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखेंगे। तो देखिएगा, जैसे वृंदावन लाल वर्मा, इनकी रचना है मृग नयनी। 2011 और 2013 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यह एक उपन्यास है। फिर विष्णु प्रभाकर, इनकी जो रचना है आवारा मसीहा, 2013, 2015 और 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यह एक जीवनी है। फिर भगवती चरण वर्मा, इनकी रचना है चित्रलेखा और इनकी जो रचना है उपन्यास। भगवती चरण वर्मा की जो रचना है ये एक है चित्रलेखा और इनकी जो विधा है यह है अपनी उपन्यास। फिर मोहन राकेश को देखिएगा, इनकी जो रचना है लहरों के राजहंस, 2014 और 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि एक नाटक है। फिर मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, 2013 में आया हुआ प्रश्न है, यह भी एक नाटक है। फिर देखते हैं हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है साहित्य देवता है, यह एक निबंध काव्य है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुल्ली भाट, यह एक अपना उपन्यास ही है। फिर अमृत राय, ये जो है कलम का सिपाही, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि एक जीवन चरित्र है। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी जो रचना है निराला की साहित्य साधना, यह एक समालोचना है। फिर पांडे बेचन शर्मा, इनकी जो रचना है उग्र अपनी खबर और यह एक आत्मकथा है। फिर हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलें क्या याद करें और क्या भूलें क्या याद करूं, और यह जो है 2012, 2013, 2014, 2015 और 2017 फिर 2018 में आया हुआ एक बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन है, जो कि एक आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स होता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। क्या भूलें क्या याद करूं या क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 2012, 13, 14, 15, 17, 18 इतनी बार आया हुआ है। यह इनकी जो विधा है आत्मकथा है। फिर हरिवंश राय बच्चन की एक और रचना नीड़ का निर्माण, फिर यह एक आत्मकथा है, जो कि 2013 और 2015 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा, फिर इनकी जो रचना है पृथ्वीराज की आंखें, 2009 और 2014 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि एक एकांकी है। फिर देवकी नंदन खत्री, इनकी जो रचना है भूतनाथ, 2017 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है अपना तिलिस्मी उपन्यास। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद अज्ञेय, इनकी रचना है शेखर, यह एक सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद अज्ञेय, इनकी जो रचना है शेखर एक जीवनी, 2011, 2012 और 2013 के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है और यह एक उपन्यास है। फिर सही व अज्ञेय, इनकी जो रचना है आत्मनेपद और ये जो अपना है निबंध संग्रह है। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना है उसने कहा था, 2013 और 2015 के बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है, यह एक कहानी है। फिर डॉक्टर नामवर सिंह, इनकी जो रचना है कविता के नए प्रतिमान, 2013 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और जो इनकी रचना है आलोचना है। फिर जैनेन्द्र कुमार, इनकी जो रचना है त्यागपत्र, 2013, 2014 और 2016 के बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है, यह एक अपना उपन्यास है। तो आइए इसी सिलसिले में हम लोग और आगे देखते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो रचना है मेरी लद्दाख यात्रा, 2014 और 2015 के बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है, यह एक यात्रा वृत्त है। फिर सत्येंद्र नाथ दत्ता, इनकी जो रचना है तीर्थ सलिल, 2014, 2011 और 2018 के बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है और इनकी जो विधा है वह है अनुदित काव्य।
तो अभी हम लोग इसको और आगे देखेंगे, अपना पार्ट 1 है। और इसी तरीके से लगभग 150 से 200 और लेखक रचनाएं और उनकी विधा को लेकर के आएंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे। और इसमें और हूबहू अगर इसी तरीके से आप लिख देते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% नंबर मिलेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं जयशंकर प्रसाद की जीवनी की तरफ। आइए अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अगर जितना हम यहाँ पर आपको लिख के दे रहे हैं, अगर हूबहू आप इसी तरीके से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन का परिचय यदि आप लिख देते हैं, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस जीवन परिचय और इनकी रचनाओं में 100% नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आप लोग लिखेंगे कैसे। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय में तो शुरुआत हमें करना है कि किस युग के ये लेखक थे। ये छायावादी युग के प्रवर्तक, छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में एक प्रसिद्ध साहू समृद्ध और विख्यात परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। 30 जनवरी 1889 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखते समय आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे छायावादी युग हो गया, तो इसको आप लिखिएगा डबल इन्वर्टेड कामा में या किसी ब्लैक पेन से। फिर जयशंकर प्रसाद को डबल इन्वर्टेड कामा में, यानी जितने भी नाम होंगे, सन होंगे या प्लेसेस के नाम होंगे, उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा या ब्लैक पेन से लिखिएगा। फिर इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से काशी में प्रसिद्ध था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से काशी में प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद, जो बड़े ही दयालु और कृपालु इंसान थे और गरीबों और दीन दुखियों की मदद और दान अवश्य दिया करते थे। इनके जो पिताजी जी थे जयशंकर प्रसाद जी के, वो बड़े ही दयालु इंसान थे और गरीब और दीन दुखियों की हमेशा मदद दिया करते थे और दान भी उन्हें अवश्य देते थे। तथा पितामह का नाम शिवरतन साहू था। पितामह का नाम मतलब इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू जी था। जयशंकर प्रसाद की माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी जी था। इनके माताजी का नाम, यानी जयशंकर प्रसाद जी के माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनके बड़े भाई का नाम, जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद शंभुनाथ जी ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। तो जैसे जब जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का देहांत हो गया, इनकी माता का भी देहांत हो गया, तो इनकी पढ़ाई का सारा प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने ही किया। तो इसके बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा, तो घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। तो शंभुनाथ जी ने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियों की असमय में मृत्यु हो गई। फिर थोड़े दिनों बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और यह अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट गए। इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से पीड़ित होकर कि सन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को श्री जयशंकर प्रसाद जी पंचतत्व में विलीन हो गए। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन का परिचय, ताकि आपको रट जाए इसी वीडियो में ही। जैसे छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में एक प्रसिद्ध साहू समृद्ध और विख्यात परिवार में 30 जनवरी सन 1889 में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से काशी में बिल्कुल फेमस था, प्रसिद्ध थे ये। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद, जो बड़े ही दयालु और कृपालु इंसान थे और गरीबों और दीन दुखियों की मदद और दान अवश्य दिया करते थे। तथा पितामह का नाम इनके शिवरतन साहू था। पितामह का मतलब इनके दादाजी का नाम, यानी इनके पापा के पापा का नाम शिवरतन साहू जी था। जयशंकर प्रसाद की माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था।
इनके माता पिता की मृत्यु के बाद शंभूनाथ जी ने ही अर्थात जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई ने ही इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया। जयशंकर प्रसाद जी सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिए तथा इनका मन वहाँ नहीं लगा तो वो घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी जब 17 वर्ष के थे तभी शंभूनाथ जी की ही मृत्यु हो गई, यानी जयशंकर प्रसाद जी जब 17 वर्ष के हुए तो इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई और शंभूनाथ जी ने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियों की असमय में मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद उनके यानी जयशंकर प्रसाद जी के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और इतनी मृत्यु को देखकर वह अंदर ही अंदर बिल्कुल से टूट गए। इसी दुख में डूबे हुए यानी इतने दुख से ग्रसित हो गए थे, इतनी चिंताग्रस्त हो गए थे कि इन्हें क्षय रोग पकड़ लिया और ये क्षय रोग से पीड़ित होकर के सन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी पंच तत्वों में विलीन हो गए, अर्थात इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कौन कौन सी थी, यानी महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के तहत जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों में उनके कविता संग्रह, कहानियाँ, उपन्यास और नाटक शामिल हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य में अपनी अद्वितीय पहचान स्थापित भी की है। इन सभी कृतियों में जयशंकर प्रसाद का एक समर्पित और सतत प्रयास देखा जा सकता है कि वे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं और अवस्थाओं को स्पष्ट कर सकें। उनकी कृतियां हमें जीवन की यथार्थता और संपूर्णता के प्रति सचेत करती हैं। आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। तो इनकी पहली रचना हम लोग देख लेते हैं, कामायनी। कामायनी में क्या है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसी कृति के कारण ही, कामायनी के कारण ही जयशंकर प्रसाद जी फेमस भी हुए थे। यह एक महाकाव्य है जिसमें मन और श्रद्धा के बीच की प्रेम कथा को सुंदरता से अभिव्यक्त किया गया है। यानी कामायनी जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। यह एक महाकाव्य है जिसमें मन और श्रद्धा के बीच की प्रेम कथा को सुंदरता से अभिव्यक्त किया गया है। इस काव्य में मनुष्य के भावनाओं के विकास को दर्शाया गया है। इसी रचना के कारण जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय विश्व प्रसिद्ध है। यानी इसी एक रचना के कारण, यानी कामायनी की रचना के कारण ही जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है, यानी इनकी जो जीवनी है, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी वर्ल्ड में इनके फेमस है। तो आइए इनका हम लोग दूसरी रचना देखते हैं। इनकी जो दूसरी रचना है आंसू है। तो आंसू, जयशंकर प्रसाद ने आंसू नाटक में महाभारत की कथा को अपने अद्वितीय शैली में प्रस्तुत किया है। यानी जयशंकर प्रसाद ने जो अपने आंसू नाटक थे, इसमें इन्होंने महाभारत की जो कथा थी उसको अद्वितीय शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने अपने किरदारों को एक नई दृष्टि दी है, एक नई दिशा दी हुई है। जयशंकर प्रसाद जी की तीसरी रचना है चंद्रगुप्त। अब इनका चंद्रगुप्त उनका एक अन्य प्रमुख नाटक भी है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। यानी चंद्रगुप्त में जो जयशंकर प्रसाद की रचना थी उसमें चंद्रगुप्त उनका एक अन्य प्रमुख नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया गया है। फिर इनकी एक और रचना थी तितली। यानी तितली उनका एक अन्य प्रमुख उपन्यास है जिसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास भी किया है। तितली उनका एक अन्य प्रमुख उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। अर्थात तितली जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रमुख उपन्यास भी है जिसमें उन्होंने मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास किया है। इसके बाद इसमें एक झरना है। इस कविता संग्रह में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति के सौंदर्य को बड़ी ही सुंदरता से व्यक्त किया है। इस झरना में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति के जो सौंदर्य होते हैं उसको बड़ी ही सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। इनकी एक अन्य रचना धूमिल। इस काव्य संग्रह में प्रसाद ने उम्मीदों, भावनाओं और आशाओं को बड़ी ही सुंदरता से व्यक्त किया है। धूमिल में इस काव्य संग्रह में जयशंकर प्रसाद जी ने उम्मीदों, भावनाओं और आशाओं को बड़ी ही सुंदरता से व्यक्त किया है। इनकी अगली रचना है करुणा।
यह एक नाटक है करुणा, इनका जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है जिसमें प्रसाद जी ने दया और करुणा के महत्व को बताया है। करुणा में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने दया को बताया और इसको बताया कि इसके महत्व को बताया है। तो इसके बाद है इनका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में इस काव्य नाटक में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भारतीय इतिहास के महान सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को प्रस्तुत किया है। स्कंदगुप्त में यह एक नाटक है, इसमें महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के महान सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन को प्रस्तुत किया है। इसमें वीरता, न्याय और देशभक्ति के भावों को उजागर किया गया है। इनकी अगली कृति है आगामी। आगामी यह एक काव्य रचना है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने मनुष्य के जीवन के मूल्यों, नैतिकता के प्रश्नों, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत विकास के विषयों को उजागर किया है। आगामी में जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के मूल्यों, नैतिकता के प्रश्नों, सामाजिक मुद्दों और व्यक्तिगत विकास के विषयों को उजागर किया है। अगली इनकी कृति है अमृतधारा। यह एक मशहूर काव्य संग्रह है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति प्रेम, भक्ति और देश प्रेम के विभिन्न आयामों को छूने का प्रयास किया है। अमृतधारा जो है यह एक मशहूर काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति जो नेचर होता है, प्रेम, भक्ति और देश प्रेम के विभिन्न आयामों को छूने का प्रयास किया है। ये हुए जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ। और इसके पहले हम लोग देखे थे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी एक कृतियों में से किसी एक का उल्लेख आए तो आप लोग पूरा का पूरा इसको जरूर लिखिएगा यहाँ से। जैसे महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में, जैसे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के तहत जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों में उनके कविता संग्रह, कहानियाँ, उपन्यास और नाटक शामिल हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य में अपनी अद्वितीय पहचान स्थापित की है। इन सभी कृतियों में जयशंकर प्रसाद का एक समर्पित और सतत प्रयास देखा जा सकता है कि वे मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं और आशाओं को स्पष्ट कर सकें। उनकी कृतियां हमें जीवन की यथार्थता और संपूर्णता के प्रति सचेत करती है। आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में या प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। तो इन्हीं 10 रचनाओं में से किन्हीं एक रचनाओं को आप लिख दीजिएगा। अगर आएगा कि किन्हीं एक रचनाओं का वर्णन कीजिए तो आप लिख करके इनका जो है डिटेल्स लिख दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और हम जल्द ही पूरी हिंदी की सीरीज लाने वाले हैं और कक्षा 10 के सभी विषयों का बिल्कुल डिटेल में अध्ययन होगा और जल्द ही सभी क्लासेस आपके समक्ष उपस्थित भी होंगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम लोग इसी वीडियो में जब यहाँ तक आए गए हैं तो 5 से 10 मिनट का समय और लेकर के हम लोग एक अपना 3 नंबर फिक्स ही हो जाए। अपना अग्र पूजा जो खंडकाव्य है उसे में संक्षेप में लिखना कैसे है हम लोग उसी को देखेंगे। जैसे पेपर में आता है अग्र पूजा की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, तो संक्षेप में आप किस तरह से लिख सकते हैं। फिर अग्र पूजा खंडकाव्य की प्रमुख घटना का वर्णन कीजिए। जो भी घटनाएं हैं उसका हमें क्या करना होता है, वर्णन होगा। फिर अग्र पूजा खंडकाव्य के द्वितीय स्तर का कथानक लिखिए। तो ऐसे ही करके अपने क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो हमें लिखना किस तरीके से होगा देखिएगा। श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा नामक खंडकाव्य का कथानक श्रीमद् भागवत और महाभारत से लिया गया है। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। उनका सारांश इस प्रकार है। जैसे अग्र पूजा खंडकाव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुँचे और अर्जुन ने आसानी से मत्स्यवेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गए। फिर अग्र पूजा खंडकाव्य का
और अग्र पूजा खंडकाव्य का द्वितीय सर्ग समारंभ है। सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों के खांडव वन पहुँचने से होता है। वह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण कराया। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए। फिर अग्रपूजा खंडकाव्य का तृतीय सर्ग आयोजन है। सर्ग की आरंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी का अर्थात द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने। अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्ष के लिए वन में रहेगा। इस नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण होते हुए अर्जुन द्वारका पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। अग्रपूजा खंडकाव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं। अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मिणी जी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। अग्रपूजा खंडकाव्य का पंचम सर्ग अग्रपूजा है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। बांट दिए गए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्रपूजा का अधिकारी कौन है, सहदेव ने तुरंत कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, फिर भी शिशुपाल न माना और उनकी कटु निंदा किया। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। 99 गलतियों के बाद 100वीं गलती होने पर उसका सिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काट दिया। इसके बाद अष्टम सर्ग उपसंहार में उल्लिखित शिशुपाल और श्री कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से धीरोधार्य किया। आइए एक बार फिर से अग्रपूजा को देख लेते हैं इस कहानी, ताकि यहीं पे याद हो जाए।
तो यहाँ पे देखिएगा अग्र पूजा खंडकाव्य जो है ये अग्र पूजा की कथा वस्तु 2015, 16, 17, 18, 20, 21, 22 अग्र पूजा की ये कथा वस्तु संक्षेप में लिखने के लिए ये आया था। फिर अग्र पूजा खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन 2016-20 में। अग्र पूजा खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का लिखना है तो 2018, 20 और 22 में आया था। तो आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा नामक खंडकाव्य का कथानक श्रीमद्भागवत और महाभारत से लिया गया है। संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में विभक्त है। टोटल 6 सर्गों में ये पूरा संपूर्ण खंडकाव्य विभक्त है और उनका सारांश हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। जैसे अग्र पूजा खंडकाव्य का प्रथम सर्ग पूर्वाभास है। इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा समस्त पांडवों को विनाश के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से होता है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि पांडव जलकर भस्म हो गए। दुर्योधन के पूर्ण विश्वास हो गया था कि पांडव जलकर भस्म हो गए हैं, परंतु पांडवों ने उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर दिया। वे वेश बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुँचे। पांडव जो थे अपना वेश बदल करके और घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुँचे और अर्जुन ने आसानी से मत से भेद करके स्वयंवर की शर्त को पूर्ण की। फिर कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। तो इनका कुंती का विवाह जो था वो 5 भाइयों के साथ कर दिया। द्रौपदी का विवाह कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर जो द्रौपदी का विवाह था वो 5 भाइयों के साथ कर दिया गया। इसमें धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य दान देने हेतु सहमत हो गए। फिर इसके बाद आता है अग्र पूजा खंडकाव्य का द्वितीय सर्ग सभारंभ है। सर्ग का प्रारंभ श्री कृष्ण को साथ लेकर पांडवों के खांडव वन पहुँचने से होता है। यह विकराल वन था। श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से उस वन प्रदेश में पांडवों के लिए इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। हस्तिनापुर से आए हुए अनेक नागरिक और व्यापारी वहां बस गए। युधिष्ठिर को भली भांति प्रतिष्ठित करने के बाद व्यास और कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले गए। अब इसके बाद आता है अग्र पूजा खंडकाव्य का तृतीय सर्ग। तो अग्र पूजा खंडकाव्य का तृतीय सर्ग आयोजन है। सर्ग की प्रारंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी अर्थात द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण न बने। अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को 1-1 वर्ष तक अलग अलग अपने साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय कर लिया गया कि जब द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ हो और दूसरा कोई भाई वहां पहुंचकर उन्हें देख ले तो वह 12 वर्ष के लिए वन में रहेगा। इसी नियम भंग के कारण, कौन से नियम, जो हम लोग नियम अभी पढ़े हैं, उसी नियम भंग के कारण अर्जुन 12 वर्षों के लिए वन को चले गए। फिर अनेक स्थानों पर भ्रमण घूमते हुए अर्जुन द्वारका पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके वह इंद्रप्रस्थ लौटे। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अर्जुन फिर कहाँ पर लौटे, इंद्रप्रस्थ लौटे। युधिष्ठिर का राज्य सुख और शांति से चल रहा था। एक दिन देवर्षि नारद इंद्रप्रस्थ नगरी में आए। उन्होंने पांडु का संदेश देते हुए युधिष्ठिर को बताया कि यदि वे राजसूय यज्ञ करें तो उन्हें इंद्रलोक में निवास मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इस प्रकार अब संपूर्ण भारत युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे आ गया और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की योजनाबद्ध तैयारी प्रारंभ कर दी। अग्र पूजा खंडकाव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान है। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन किया गया है। राजसूय यज्ञ के लिए चारों ओर से राजागण आए। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं द्वारका पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की
कि आप चलकर यज्ञ को पूर्ण कराइए और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ में एकत्र राजाओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं, अतः वे अपनी विशाल सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँच गए। युधिष्ठिर ने नगर के बाहर ही बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के प्रभाव और स्वागत समारोह को देखकर रुक्मजी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। फिर इसके बाद अग्रपूजा खंडकाव्य का पंचम सर्ग अग्रपूजा है। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने यज्ञ की सुचारू व्यवस्था के लिए पहले से ही स्वजनों को सभी काम बांट दिए थे। श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से ही ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों का चरण धोने का कार्य अपने ऊपर ले लिया था। जब भीष्म ने गंभीर वाणी में सभासदों से पूछा, कृपया बताएं कि अग्रपूजा का अधिकारी कौन है, सहदेव ने उत्तर देते हुए कहा कि यहाँ श्री कृष्ण ही परम पूज्य और प्रथम पूज्य हैं। भीष्म ने सहदेव का समर्थन किया। सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया। केवल शिशुपाल ने श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए इस बात का विरोध किया और श्री कृष्ण के प्रति नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगे। श्री कृष्ण ने उसे सावधान किया, फिर भी शिशुपाल न माना और उनकी कटु निंदा करता रहा। अंततः श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट करके अलग कर दिया। षष्ठम सर्ग उपसंहार में उल्लिखित शिशुपाल और कृष्ण के विवाद का यज्ञ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह निर्विघ्न चलता रहा। व्यास, धौम्य आदि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका यथोचित सत्कार किया। तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी युधिष्ठिर को हार्दिक आशीर्वाद दिया, जिसे युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से शिरोधार्य किया। ये था अग्रपूजा खंड काव्य। इसको लिखने से आपको 3 के 3 नंबर जो टोटल नंबर होते हैं पूरे मिल जाएंगे। और हिंदी का अगला शीर्ष यानी अगला जो कड़ी होगी हम जल्द ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।